दोस्तों, तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर वाला केस वर्तमान में एक नए मोड़ पर आ गया। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने इसी तमिलनाडु वर्सेस आर.एन. रवि वाला जो केस था, उस केस में जिस केस में उन्होंने जजमेंट दिया था कि गवर्नर को स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा पास किए गए किसी बिल को 1 महीने में अपना नोटिफिकेशन जो असाइंड है वो देना होगा। अब वो बात राष्ट्रपति तक जा पहुंची और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि राष्ट्रपति को ऐसे किसी बिल में जो रेफर किया गया है किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा, उसे 3 महीने में असेंट अपना देना होगा और 3 महीने से अगर ज्यादा का समय होता है तो उस वाली कंडीशन में उसे एक एप्रोप्रिएट रीजन बताना पड़ेगा। अब आइए बात करते हैं मिस्टर अखिलेश जोशी सर से, जो पॉलिटी पढ़ाते हैं अपने यहाँ, कि अगर इस तरह का कोई बिल आता है तो उसका क्या इम्पैक्ट स्टेट और जो सेंटर का रिलेशन है उस रिलेशन पे पड़ने वाला है। बेसिकली सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि इस तरीके की जो टाइमलाइन डिसाइड की गई है उसके पीछे रीज़न क्या है। रीज़न बेसिकली जैसा कि हम लोग समझ पा रहे हैं यही है कि कई बार ये माना जाता है कि अननेसेसरी जो यूनियन गवर्नमेंट होती है वो गवर्नर के थ्रू स्टेट्स के ऊपर, स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर कहीं ना कहीं अपना कंट्रोल रखना चाहती है। एंड इट इज़ ट्रू इनफ। कई जगह पर हम लोग देखते हैं कि मिस यूज ऑफ गवर्नर्स ऑफिस जो है वो हुआ है। ऐसा नहीं है कि इट इज रियलिटी ऑफ इंडियन पॉलिटी। मिस यूज ऑफ इंस्टीट्यूशंस हम लोग देख ही रहे हैं, हमेशा से देख वही तो ऐसे मिस यूज ऑफ गवर्नर ऑफिस भी जो है वो रहा है। इसीलिए अपन लोग देखते हैं कि कई कमेटी कमीशंस जो रहे हैं, कई जगह पर अपन लोग देखते हैं कि ऐसे भी रिकमेंडेशन देखने में आए हैं कि भाई वी शुड अबॉलिश द ऑफिस ऑफ गवर्नर, बट इट्स अ डिफरेंट थिंग, वो अपने आप में एक अलग मुद्दा है। लेकिन जो मेन इशू रहा है इस डिसीजन को देने के पीछे वो ये है कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है इंडिया का, उसमें डेफिनेटली हम लोगों ने यूनियन को स्ट्रांग बनाने की कोशिश की है, क्योंकि उसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स रहे हैं। हम जानते हैं कि हिस्ट्री में जब सिंस एंशियंट टाइम अगर हम लोग देखें तो इशू ये रहा है कि जब जब एक वीक सेंटर रहा या कोई एक अथॉरिटी वहाँ पर सेंटर में नहीं रही तो हमको फॉरेन इन्वेजन्स को जो है सफ़र करना पड़ा और इंडिया हमेशा जो है वो अंडर द फॉरेन रूल आया। तो इसलिए एक ये जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव था, इसको देखते हुए कि भाई फेडरल स्ट्रक्चर को अपनाने के बावजूद हमने क्या किया, यूनियन को स्ट्रॉन्ग किया। कि नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि फेडरल जो सिस्टम्स होते हैं वहाँ पर स्टेट्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कम्पेयर टू द यूनियन। तो पहले तो हमने ये देखा कि यूनियन को क्यों स्ट्रॉन्ग, बट साथ ही साथ हमको क्या करना था कि स्टेट्स को भी इतनी प्रॉपर ऑटोनॉमी देनी थी कि वो अपने एरिया ऑफ फंक्शनिंग में विदाउट एनी प्रेशर काम कर सके। जो सब्जेक्ट्स हमने डिवीजन ऑफ पावर कर दिया, स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स रख दिए वहाँ पर हमने बोला कि भाई ये जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर स्टेट लेजिस्लेशन कर सकता है। लेकिन वहाँ पर भी कई बार ये देखने में आ रहा था कि अननेसेसरी जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं जहाँ पर स्टेट को लेजिस्लेशन करने की अथॉरिटी, वहाँ भी अननेसेसरी जो है यूनियन थ्रू द गवर्नर जो है वो कहीं ना कहीं उनकी फंक्शनिंग को जो है रोकने की कोशिश कर रहा था। अगर ऐसा जो मेरा मेन सवाल है, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर देखा जाए तो आर्टिकल 201 है जो राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वो किसी भी बिल को विदहोल्ड कर सकता है या असेंट दे सकता है। अगर वो विदहोल्ड करता है तो कोई टाइम फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं दी। कहीं ना कहीं ये शायद राष्ट्रपति के पास एक पावर है या फिर इन राष्ट्रपति के नाम पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक पावर मिलता है कि अगर ऐसा कोई बिल जो पावर में या मेजोरिटी के दम पर स्टेट गवर्नमेंट में पास हो गया है पर वो नेशनल फ्रेमवर्क अगर देखा जाए तो वहां पर फिट नहीं बैठता, जैसे वर्तमान में बंगाल की बात कर ली जाए या फिर तमिलनाडु की बात की जाए या केरल की बात, जहां पर द वे द पार्टी रूल्स या जो रूलिंग पार्टीज है उनका वे ऑफ थिंकिंग सेंटर से बिल्कुल अलग जाता है। उस वाली कंडीशन में अगर ऐसा बिल पास किया गया और अगर आपने राष्ट्रपति पे बाउंडेशन रख दिया तो शायद वो जो लॉ जो शायद नहीं आना चाहिए वो मेजोरिटी के कारण या मेजोरिटी पावर के कारण फिर वो एक रियलिटी बनेगा और कल को इसी फेडरल स्ट्रक्चर को हार्म नहीं करेगा। नहीं सर, एक्चुअल में यहाँ पर उन्होंने प्रेसिडेंट की पावर को या गवर्नर की पावर को किसी तरीके से कम करने की कोई कोशिश नहीं की है। बेसिकली उन्होंने सिर्फ टाइम फ्रेम डिसाइड कर दिया, व्हाट एवर डिसीजन यू आर टेकिंग देयर शुड बी अ टाइम लिमिट। या तो हम उसको रिजेक्ट करें या हम उसको एक्सेप्ट करें। उनका कहना है कि गवर्नर के लिए 1 मंथ एंड फॉर द प्रेसिडेंट 3 months टाइम इज इनफ। इतना टाइम सफिशिएंट। अगर आपको ऐसा लग भी रहा है कि इट इज अगेंस्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया या इट कैन अफेक्ट द सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, देन यू कैन टेक डिसीजन इन पर्टिकुलर टाइम फ्रेम ऑफ 3 months। इतना टाइम सफिशिएंट। फिर वही संविधान कहता है ना कि इफ गवर्नर और ऑन द अदर हैंड प्रेसिडेंट रिजेक्ट द बिल तो बिल फिर असेंबली के पास जाएगा, असेंबली फिर अगर उस बिल को पास करती है सो नाउ इट्स ऑब्लिगेशन ऑन गवर्नर टू पास इट। जी, बट यहाँ पर अपन वही देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन है वो ये है कि
अगर वंस गवर्नर हैज रिजर्व्ड द बिल फॉर द प्रेसिडेंट, देन नाउ इट इज बॉल इन द साइड कोड ऑफ ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट। ओके, ठीक है, प्रेसिडेंट पे वो बाउंडेशन नहीं है। बट अगर प्रेसिडेंट रिजेक्ट कर देता है हाँ नहीं, तो सेकंड टाइम क्या फिर सेकंड टाइम भी उस बिल को कंपल्शन माना जाएगा? नहीं, प्रेसिडेंट पे वो ऑब्लिगेटरी नहीं है। अच्छा, वो ऑब्लिगेशन स्टेट वाले President, केस हाँ। में शायद प्रेसिडेंट तो भी जरूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन होने के बाद भी अगर प्रेसिडेंट के पास वो आता है तो ही इज नॉट बाउंड। so he can reject the bill again another time। बिल्कुल। फिर ऐसा नहीं रहेगा जो गवर्नर के केस में रहता है कि उसे आपको पास करना ही होगा। बिल्कुल। सो यही वो मुद्दा है कि जिस पे बात कही जाती है, और हम कई बार सोचते हैं कि इस तरह के लेजिस्लेशन जहां हम एक जुडिशियल एक्स्ट्रा जुडिशियल बॉडी जो देखते हैं वर्तमान में कॉन्स्टिट्यूशन या फिर जुडिशरी जो वैसे ही काम कर रहा है, जहां उन्होंने एक एक्स्ट्रा जुडिशरी जो उसको अप्लाई किया है, और उस आधार पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मेरा मानना तो है कि गवर्नर और जो प्रेसिडेंट है दोनों की पावर को कहीं कर्टेल किया गया है। बट जिस तरह से कहा गया है कि ये प्रोविजन बचता है कि संविधान को प्रोटेक्ट करने की जो जवाबदारी है वो प्रेसिडेंट निभा सकता है, तो शायद इसके कई अच्छे इंपैक्ट आने वाले। इस चेंजेस को लेकर आप क्या ओपिनियन रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।